सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड क्यों यही चैप्टर आपको दिया गया है, क्यों कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। कभी सोचा नहीं आपने कि कार्बन एंड कंपाउंड्स क्यों पढ़ाया जाता है, आपको नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स, ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, या कार्बन में ऐसा क्या है कि इसके लिए एक अलग चैप्टर दे दिया है। तो ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो कार्बन क्या है, कार्बन क्या है भाई। तो कार्बन होता है एक नॉन मेटल, पता है हमको। कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन सिंबल होता है सी, पढ़ा है क्लास 9 के अंदर। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ये तीन चीजें हैं। तो बेसिकली कार्बन के बारे में हमें पता है, ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ कार्बन एंड कंपाउंड्स ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स क्यों नहीं, कार्बन कंपाउंड्स क्यों। तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि कार्बन जितने कंपाउंड फॉर्म करता है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कार्बन के कंपाउंड्स एक तरफ एंड बाकी सारे एलिमेंट्स कंपाउंड एक तरफ। कंपाउंड्स जो कार्बन के हैं उनका नंबर बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के नंबर को आउट नंबर करता है। मिला करके आप समझिए कि 118 एलिमेंट्स में से 117 एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे एंड कार्बन अकेला जितना कंपाउंड फॉर्म करेगा, कार्बन के कंपाउंड का नंबर उनसे ज्यादा होगा होगा इसीलिए आपको चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे आसपास कहाँ पे है कार्बन, अगर सच में ऐसी बात है तो हमारे आसपास कार्बन होना चाहिए, यस। अच्छा, तो देखिए कार्बन दो फॉर्म में है। एक है एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म मतलब उसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, ऐसे फॉर्म ऑफ कार्बन जहां पे सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। तो डायमंड एंड एक दूसरा आता है ग्रेफाइट, ये जो चमकता हुआ हीरा है इसके अंदर और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है भाई, सिर्फ कार्बन होता है। ये कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म है एंड कार्बन जो है अर्थ के क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट होता है एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसके अलावा भी हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में कार्बन बहुत सारे जगहों पे यूज होता है एंड प्रेजेंट है। क्या क्या है वो देखिए क्या है। सो भाई पहला देख रहा है इस मजदूर के हाथ में क्या दिख रहा है आपको, कोयला, कोल, इसमें भी कार्बन है। ये मार्बल, मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें भी क्या है भाई, कार्बन है। और ये क्या है, इसके हाथ में वॉशिंग सोडा है, जरूर बर्तन धुलने जा रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कार्बन है। ऐसे ही बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पता है यूज करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 क्रिस्पी पकोड़ा बनाते थे इससे हम, यस और नो। तो ये भी इसके अंदर भी कार्बन है। ऐसे ढेर सारी चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पेंट, सोप्स, कॉस्मेटिक्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस प्रेजेंट होती है एटमोस्फेयर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो कौन नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो कौन नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। क्योंकि ये जो गैस है जो कि प्रेजेंट होती है कितनी, 0.03% प्रेजेंट एटमोस्फेयर में। हालांकि दिखने में छोटा लगता है बट बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये, क्योंकि प्लांट इससे करता है फोटोसिंथेसिस एंड इसमें भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन गैस की, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो इंपॉर्टेंस है वो तुम्हें पता है। कार्बन हमारे डे टू डे लाइफ में और भी बहुत सारी जगहों यूज होता है। हमारा फूड, हम खुद कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, हमारी बॉडी भी, हमारे सेल्स भी कार्बन से ही बनते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में बॉन्डिंग कैसा होता है, बॉन्डिंग मतलब जुड़ा, ठीक है, दो एटम्स का जुड़ना। केमिस्ट्री में दो एटम्स के जुड़ने को हम कहते हैं कि बॉन्डिंग है इनके बीच में या बॉन्ड बन चुका है। कार्बन के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं, एटम्स जो है बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो कार्बन जो एटम्स है बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसलिए हम थोड़ा पीछे आते हैं क्लास 9 में। जरा याद करिए, एक ग्रुप था एलिमेंट्स में, जैसे हम नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें पहले आता था हीलियम, नीचे उसके आता नियॉन, एंड सिमिलरली ऐसे ही कुछ और आते थे जैसे आर्गन और। ना हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 2, नियॉन का 10 और आर्गन का कितना था, 18, इनके एटॉमिक नंबर से, ठीक। इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे हम तो क्या होता था, हीलियम को होता था 2 क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शेल था, के शेल। नियॉन का होता था 2,8, इसमें दो शेल्स थे, एंड आर्गन होता था 2,8,8। नाउ कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स थे ये नोबल होते थे, इनर्ट होते थे, किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। उसका रीजन सिंपल सा ये दिया गया था हमें कि क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, या नीचे वाला कह दो कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, इट मींस इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे वो है वहां पर, उसको किसी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही 8 है और इसमें भी 8 है। तो जब किसी एटम के पास ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा स्टेट होता है जहां उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, उसको किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं पड़ती है।
है ना, तो दूसरे एटम की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्यों फालतू में रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, क्यों बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इस इट मींस कि जिसके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है उसको जरूर किसी दूसरे एटम की जरूरत पड़ती है अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए, ऐसा ना पड़ती है। ठीक है, सो ये पढ़ा था हमने क्लास 9th में। ना जरा एक एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हम कार्बन में बाद में आएंगे कार्बन के ऊपर, पहले एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम एंड क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा हुआ है, सोडियम यानी एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 2,8,1। क्लोरीन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? Cl एटॉमिक नंबर 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,8,7। सही है, चेक कर लेना सही है कि नहीं सही है। ठीक तो देखिए जरा क्या ये स्टेबल है, तो पहला तो आपको ये चेक करना है क्या ये स्टेबल है। स्टेबल नहीं है। कैसे पता है स्टेबल नहीं है? क्योंकि भाई आउटर मोस्ट शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, इसके पास 1 है, इसके पास 7 है। अगर स्टेबल होंगे तो इनका आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से कंप्लीट होगा ना। क्या करेगा सोडियम? हमेशा एटम्स पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लूज कर दे या तो गेन कर दे, या तो इस बाहर वाले एटम को सॉरी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जाने दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से लेकर के आए। तो सोडियम के लिए क्या आसान है? एक को जाने देना या 7 को लेके आना। एक को जाने देना या 7 को लेके आना। सोडियम के लिए क्या आसान है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको जाने देगा, क्योंकि उसके लिए जाना ज्यादा आसान है, उसके लिए छोड़ना ज्यादा आसान है। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्या बन जाएगा? सोडियम। और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया अब, तो एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,8। मतलब अब जो आउटर मोस्ट शेल बचेगा इसका, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम आयन जो है स्टेबल है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आउटर मोस्ट शेल में। ठीक, तो जी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको क्या है, इसकी क्या जरूरत है? ये भी दो तरीके से स्टेबल हो सकता था, या तो 7 को निकाल दे, 7 को निकाल दे, या किसी एक को लेकर के आए। अब इसके लिए 7 को लूज करना ज्यादा मुश्किल है एक को गेन करने से। ये 7 लोगों को जाने नहीं दे सकता है, इसके लिए आसान है कहीं से किसी एक को खींच के लेके चला है, किसी दूसरे आइटम से मांग ले। ठीक, तो सोडियम ढूंढता है ऐसा एटम को जिसको एक इलेक्ट्रॉन ये दे सके, एंड क्लोरीन ढूंढता है ऐसा एटम को जहां से इलेक्ट्रॉन ले सके। तो क्या होगा? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया? क्लोरीन को। अब क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोरीन बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्लोरीन का आयन को हम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,8। ठीक, एंड जरा ध्यान से देखना, आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर सोडियम आयन फॉर्म होने के बाद जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैसा हो गया? वो किसके जैसा हो गया? जरा मैच करो आप, किससे मैच कर रहा है सोडियम कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन से। जी हाँ, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इनको, नियॉन जैसा बन गया ये। एंड क्लोरीन किससे जैसा बन गया? क्लोरीन बन गया आर्गन जैसा। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, एंड साथ में ही रहते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं NaCl। एंड ऐसे एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, तो क्लोरीन का आयन क्लोराइड है, ये सोडियम का आयन Na पॉजिटिव सोडियम का आयन है। ठीक है, ये साथ में रहते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसको? क्लोरीन को। एंड इस तरीके से क्या फॉर्म होता है? NaCl। ऐसे क्या फॉर्म होता है? NaCl, जहां सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। नाउ ऐसे बॉन्ड्स जहां पर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इनको कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, या तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स में कैसे बॉन्ड्स होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि वहां पे आयन फॉर्म हुआ। आयन कैसे फॉर्म हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के गेन कर, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि आयंस अपोजिट है यहाँ पे चार्ज में, तो दोनों साथ में जुड़े होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से फॉर्म होता है आयनिक कंपाउंड ना। तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स पहले से कुछ स्टेबल है, कुछ आइटम्स पहले से स्टेबल है, रिएक्शन करते नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, लूज करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल होंगे। एंड कुछ ऐसे हैं जो कि कहीं से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके स्टेबल होते हैं। बट क्या हर जगह यही केस है? क्या कार्बन भी ऐसा ही कुछ करेगा? क्या कार्बन भी लूज एंड गेन करके बॉन्ड बनाएगा? कहां तक ही सही है देखते हैं अभी।
तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा कार्बन की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का, 2,4। मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 8 हो जाएगा। या एक और है, एक तरीका है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे बाहर। मतलब कार्बन के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कार्बन के पास, कि कार्बन गेन कर ले, कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो जरा देखिए, अभी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो 6 कार्बन के और 4 आपने जो दिला दी इसको कहीं से, कितने हो गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं नंबर में, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, रिपल्शन जो है बढ़ जाती है, रिपल्शन बढ़ जाती है। और कार्बन के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। एक चीज पता है ना आपको कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं इनिशियली किसी भी एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदल सकता है बट प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो क्या होगा, वो 6 प्रोटॉन्स जो है, 6 पॉजिटिव चार्जेस इन 10 नेगेटिव चार्जेस को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा, कार्बन स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा, करा के दिखा देना। तो कार्बन जो है गेन नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, लॉस करा देते हैं, लूज करा देते हैं, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे, भाई कार्बन तेरे से गेन नहीं किया जा रहा तो लूज कर दे, क्या दिक्कत। लूज करने के लिए जब तुमने कहा कार्बन को, तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नाउ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसे केस में इतनी एनर्जी नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है जो कि हम इनको प्रोवाइड करें। कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो प्रोवाइड करे और स्टेबल हो जाए। तो कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, या कार्बन में से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोवाइड कर भी देते हैं, इन दैट केस ऑल्सो कार्बन जिस स्टेट में होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि स्टेट को मेंटेन करने के लिए लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी कार्बन को। तो हमने देखा यहाँ पर कि कार्बन ना ही गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। गेन में प्रॉब्लम ये थी कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, लूज में प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज्यादा एनर्जी हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो कार्बन करेगा तो क्या करेगा, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्या करेगा, क्या लगता है आपको। ऐसी कंडीशन आ गई है ना आप अपना कुछ दे सकते हो ना किसी से कुछ ले सकते हो, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में करते हैं शेयर, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स में, यहां हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ा था भाई, यहां हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक बॉन्ड जो बनते थे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे। अब यहां पर कार्बन के खेल में ट्रांसफर, तो केस में तो ट्रांसफर फेल हो गया, ट्रांसफर तो नहीं काम करेगा यहाँ पे, तो क्या काम करेगा, तो यहां काम करता है भाई शेयरिंग, शेयरिंग इज शेयरिंग। तो शेयरिंग करता है कौन, जो कार्बन है। तो वो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, शेयरिंग। वो बॉन्ड्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां से एक नया वर्ड आता है, नया टर्म हम पढ़ेंगे आगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ जी कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे आगे, बट इतना क्लियर हो गया है कि आयनिक बॉन्ड्स में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है पूरी तरीके से, बट कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि दो रीजन देखे हमने यहाँ पर। तो क्या करेगा, शेयर करेगा, शेयरिंग होगा वहां पे, एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो क्या होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड, हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ आगे, ठीक है। ओके, बट अल्टीमेट गोल क्या है सभी का, सारे एटम्स का, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, हमने जस्ट डिस्कस किया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है भाई कोवैलेंट बॉन्ड।
देखिए बहुत आसान एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताया नहीं आपको पिछले वाले उसमें कि जो आयनिक बॉन्ड है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। देखा था ना आपने, सोडियम एक मेटल था, क्लोरीन क्या था, एक नॉन मेटल। हमेशा ये एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा, याद रखना। आयनिक बॉन्ड कभी भी दो नॉन मेटल में नहीं बन सकता है, ये हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक, याद रखना। एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो है ज्यादातर जब नॉन मेटल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो जब दो नॉन मेटल्स के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट। बट अगर एक नॉन मेटल एक मेटल से जुड़ रहा है तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सुना है कभी, अभी जस्ट सुना बहुत देर पहले, ठीक है। तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो एग्जाम्पल लेते हैं। अब नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि क्योंकि एक फैक्ट है कि जो मेटल्स हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादातर गेन करना चाहते हैं। तो अगर दो नॉन मेटल्स के एटम्स आपस में जुड़ना चाहेंगे, दोनों गेन करना चाहते हैं, तो कौन किसको देगा, कोई देगा नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये हाइड्रोजन का क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये सोनो, ये कौन सा मॉलिक्यूल है जरा बताइए, पहचानिए क्या है ये, H2 है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो ये H2 में दो H कैसे जुड़ गए, ये जुड़े कैसे, क्यों जुड़े, क्या जरूरत है इनके जुड़ने की, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड कंप्लीट स्टेबल जो ऑक्टेट इसको चाहिए वो कौन सा चाहिए, हीलियम वाला चाहिए। हीलियम में कितने होते हैं, दो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो अभी क्या करेगा ये, अगर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ना चाहता है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, नहीं। ये क्या करेंगे, दोनों साथ में आते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस वाले पार्ट में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का है, बट इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर्ड हैं किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। मतलब ये हाइड्रोजन भी कह सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं, और ये हाइड्रोजन भी कह सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। मतलब अब इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दो। स्टेबल हो गया जी, स्टेबल हो गया कि नहीं। और इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, दो। स्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को तो स्टेबल होने के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। सो now यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शेयरिंग हो रहा है, शेयर हो रहा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि भाई तू ले जा, नहीं, या इसने हमने कहा तू भाई तू ये ले जा, नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्होंने साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह जमा किए, इकट्ठा किए और बोले भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है कोवेलेंट बॉन्ड, जो तेरा है वो मेरा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये दोस्ती वाला जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड में झलकता है, शेयरिंग इज केयरिंग। एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है, हाइड्रोजन का, ऐसे हम कई एग्जांपल्स और देखेंगे। अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को, तो बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन जो भी एटम आप बना रहे, जिसका भी सिंबल बना रहे हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बनाने हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो उसको हम एक डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। ना क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं और इस वाले हाइड्रोजन एटम के भी हैं। चाहिए तो तुम यहाँ पे कैसे सर्कल बना देना, ठीक है। इस सर्कल में कौन है, हाइड्रोजन, कौन सा, लेफ्ट वाला, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि उसका एक है, एक जो है वो इस वाले ने शेयर किया है। ऐसे इसका अगर बनाएंगे हम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं काउंट करेंगे तो उसके वाले हम सर्कल बना लेंगे ना। यहाँ पर जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये दोनों क्या है, शेयर्ड है इन दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में। तो इस बीच में वही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए जो कि शेयर्ड है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड एरिया में, तो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, दिखाते हैं डंडे से। तो H और H के बीच में एक डंडा है, मतलब क्या कि वहां सिंगल बॉन्ड है। और कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एक सिंगल डंडा एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहा है, और एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक डंडा कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन से बना, या कह दो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बन गया, ये H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। खैर इसके बारे में और देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक है, कैसे बनाते हैं अच्छे से। So when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. क्या कहा गया, बट जरा समझते हैं। दो एटम जैसे हमने यहाँ पे लिए थे, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये सेम के हो सकते हैं, अलग अलग नॉन मेटल्स के हो सकते हैं, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।
बट दो एटम्स हैं, शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कोई किसी को दे नहीं रहा है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो भाई, शेयरिंग तो पेयर में होता है, ठीक है, कि इसने अपना कुछ शेयर किया, उसने अपना कुछ शेयर किया, तभी शेयरिंग होगा। अकेला इसने शेयर किया फिर शेयर कैसा, है ना। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, दोनों ने शेयर किया आपस में, सो दे आर सेड टू बी जॉइंट, जुड़ जाते हैं ये, एंड इनको हम कहते हैं कि जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए भाई, क्या रिश्ता इनके बीच में, क्या कहलाता है, बाई अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल है, एक पेयर है तो सिंगल, शेयर हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड कब तक शेयर करेंगे ये, जब तक इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ना हो जाए, शेयर करने के बाद। यहाँ हाइड्रोजन में ऑलरेडी उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक ही बार शेयर किया उसने तो उसका काम हो गया, तो अब आगे उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ भी बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसी और के साथ नहीं कर सकता? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको तो बस इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस एटम से आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस इलेक्ट्रॉन चाहता है। जरा देखिए यहाँ पे अगला इसी बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो मतलब क्या, एक जैसा, एक जैसा, सिमिलर, ठीक है। हेटेरो मतलब क्या, अलग अलग, डिफरेंट। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर जो एटम्स है वो सेम है, दोनों एटम्स सेम है, जिसके अंदर सारे के सारे एटम सेम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिया क्लोरीन का, जरा देखते हैं ये भी कैसा। देखो यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम है, यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम है। तो देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में है। बट 8 होने चाहिए, इसके पास भी एक की कमी है और इसके पास भी एक की कमी है, ये सुनो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास कम है और दोनों आपस में जुड़ना चाहते हैं, कोई किसी को दे नहीं सकता है, कोई किसी से ले नहीं सकता है, तो क्या होगा, अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, शेयर, शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, और कोई ऑप्शन है इनके पास, नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। तो जो सीएल के क्लोरीन के एटम्स है वो मिलकर फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ पे दो क्लोरीन जुड़ गए हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, दोनों के दोनों एटम्स एक जैसे हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या होमो एटॉमिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों एटम्स है क्या है, सेम ही एलिमेंट के हैं, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए आप क्या हुआ, जितने की जरूरत होती है उतना शेयर करते हैं, याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है आउटर मोस्ट शेल में उतना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, ठीक है जी। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन दोनों ने समझौता किया कि भाई तुम्हें एक चाहिए, मुझे एक चाहिए, आओ हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पे जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये शेयर हो रहा है, मतलब क्लोरीन वाला कहता है ये जो मेरा है वो तेरा है, और ये कहता है ये भी जो मेरा है वो तेरा है, मतलब ये इन दोनों का है, ठीक। जरा काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गए, तो बताइए स्टेबल हो गए क्या, ये हुए कि नहीं हुए स्टेबल, स्टेबल हो गए, ये दोनों जो है शेयर्ड है, ये दोनों इसके भी है और उसके भी है, शेयर्ड है ये। तो ऐसे करके क्लोरीन में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है सेम एटम्स के बीच में फॉर्म हो, तो जब एटम्स अलग अलग होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जरा एग्जांपल ऐसे आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2O वाटर, H2O में देखिए दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन का तो 2,6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और, तो उसके पास 6 है, दो और चाहिए, हाँ जी। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6, राइट। हाइड्रोजन क्या होता है, 1, ठीक है। इसको 2 की जरूरत है और एक हाइड्रोजन के एटम को सिर्फ 1 की जरूरत है। तो अगर इनके बीच शेयरिंग होगा तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, बट एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो क्या बोलेगा कि भाई एक और हाइड्रोजन को लेकर क्या हो, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन के पास 2 शेयर्ड बॉन्ड्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिल रहे हैं इसको, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो उनको हम ऐसे ही यहां बना देंगे, ठीक।
एंड जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनको हम यहाँ बनाते हैं साइड में। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा अपना, इधर से भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। अब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, शेयर हो रहा है कौन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये आपस में शेयर हो गए। तो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी शेयर्ड है। मैं एक काम करता हूँ, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस से दिखाता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो जो क्रॉस से ही है किसके इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे यहाँ पर जो है अच्छा ये भी क्या करेगा, शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखो इसमें ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना। सिमिलरली ध्यान से देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने कितना शेयर किया है, तो उसने हमने एक इधर शेयर किया इसके साथ, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऑक्सीजन के भी है, इधर भी दो ऑक्सीजन के हैं, एंड उसके पास पहले से ही चार है। तो ऑक्सीजन के लिए अगर सर्कल बनाए तो कैसा बनेगा, ये पूरा सर्कल किसका बन गया, ऑक्सीजन का। तो देखो जरा काउंट करो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस सर्कल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के भी हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बन जाएगा बॉन्ड फिर यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो रहे, जो लोन पेयर में जो लोन पेयर्स हैं उनको हम बॉन्ड बनाते हैं, नहीं दिखाते हैं, उनकी जरूरत नहीं दिखाने की। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड इधर शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर शेयर किया, तो क्या बन गया यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। एंड इस मॉलिक्यूल में, किसका मॉलिक्यूल है, H2O का, इस मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीजन का है और दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो हम कहते हैं ये जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है कैसा है, ये हेटेरो एटॉमिक है, इसमें अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं।